इस देश का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो ये रहा है कि 25% लोग इस देश में 60% लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, बहकाते हैं कि आप किसी भी बात को सुने, किसी बात को तो उस पर R&D जरूर करें या तो सुनी हुई बातों को न माने। इसलिए कि हर तैयारी करने वाले प्रतिस्पर्धी को, स्टूडेंट नहीं, कॉम्पिटिटर को समाज से अलग होकर रहना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है। जय हिंद फ्रेंड्स। कहते ना कुछ आदतें हमेशा तक आदमी का पीछा करती। इस देश का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो ये रहा है कि इस देश में किसी जमाने में श्रुति परंपरा, ज्ञान का जो आधार था वो श्रुति परंपरा, जैसे वेद जो है उनका प्रसार श्रुति परंपरा के आधार पर हुआ। वेद लिखे तो गए नहीं थे। वेदों को जिन ऋषियों ने नीचे वो लाए उन्हें मंत्र दृष्टा कहा गया, ऐसा दिखाई पड़ा, क्योंकि वेद भी अपौरुषेय हैं। जैसे कुरान अपौरुषेय है, बाइबल अपौरुषेय है, ऐसे वेद भी अपौरुषेय हैं, भगवान द्वारा रचित, ईश्वर द्वारा रचित है। तो उनका जो परंपरा का, जो वैदिक परंपरा का प्रसार हुआ, मतलब जो उन्हें आगे बढ़ाया गया, वो श्रुति परंपरा से बढ़ाया गया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबके पास था नहीं। और लेखन परंपरा काफी बाद में विकसित हुई, लिखने की पद्धति काफी बाद में विकसित हुई। 6th सेंचुरी BC लिखने की कला का विकास हुआ। हालांकि मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी थी, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस अभी नहीं है और हम उनकी लिपि को अनुवादित भी नहीं कर पाए, मतलब हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए। तो वो जो श्रुति परंपरा चलती रही हमारे देश में, सुनकर ज्ञान लेने की परंपरा, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है सत्संग। आज भी इस देश में एक सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है ज्ञान को प्राप्त करने की, वो सत्संग की, सुनने की। इससे हमें एक नुकसान भी हुआ। हालांकि प्रक्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन इससे हमें नुकसान ये हुआ कि हमने सुन तो लिया किसी से, हमने किसी से कोई बात सुन तो ली कि औरंगजेब ऐसा था, महमूद गजनी ऐसा था, और ये ऐसे थे, वो ऐसे थे, लेकिन हमने उसे खोजने की कोशिश नहीं की। कभी कभी कुछ परंपराएं नुकसान भी करती, इसीलिए राजा राम मोहन रॉय का वो रीजन पे है। मैंने एक बार शायद फेसबुक पे क्वेश्चन भी किया था कि अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ न्यू इंडिया। रीजन जिस दिन आप हर वो चीज जो आप सुनोगे, हर वो चीज, उस दिन इस देश का दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन ये काम करोगे, जिस दिन आप कोई चीज सुनोगे और उसे पता करने की कोशिश करोगे ऑथेंटिक सोर्सेस से, उस दिन इस देश का दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि 25% लोग इस देश में 60% लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। 10% वो है जो परेशान है, जो जानते हैं कि ये सब मैनिपुलेशन है, झूठ है, गलत चल रहा है। नेहरू जी को कभी टारगेट कर देते हैं। महान प्रधानमंत्रियों में से एक है सर, महान नेताओं में से एक है। आप उनकी इवन जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म की किताब लिखी, द गॉड हु फेल्ड, वो उसमें उनकी बड़ाई करने से लेखक नहीं बच पा रहा। मतलब नेहरू जी पे जो क्रिटिसिज्म की अच्छी किताबों में से एक है, वो है द गॉड हु फेल्ड। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको वो लिखी गई है नेहरू को क्रिटिसाइज करने के लिए, नेहरू के उन चीजों को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां भी वो इतनी बड़ा व्यक्तित्व है कि वहां भी वो व्यक्ति पूरी तरह से नेहरू को मतलब गलत साबित नहीं कर पाए। वैसे भी राजनीति में, राजशाही में क्रिटिक्स जो है, क्रिटिसिज्म एक बड़ा प्यारा वर्ड है। अब तो लोगों ने उसका मतलब गाली निकाल लिया कि गाली दो और ये सब क्रिटिसिज्म नहीं होता। क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज पर आपका एक और मत है कि इसको ऐसे भी किया जाना चाहिए, या अगर आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, एक तर्क है वैज्ञानिक कि ये साहब ये रीजन है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए फिर एक बहुत जागरूक जनमानस की जरूरत है, और जहां जागरूक जनमानस मतलब अवेकेंड मास होगी, वहां पे डेमोक्रेसी सफल होगी। इसलिए तो चाइना आज हम सुपर पावर बन गया।
चाइना की स्थिति आज जो है इकोनॉमिक स्तर पर और पॉलिटिकल स्तर पर, मिलिट्री स्तर पर सबसे बदमाशी कर रहा है वो। मतलब नेपाल हमें आंख दिखा रहा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो खैर, जब कहते हैं ना कुत्ता दो ही कंडीशन में भौंकेगा, या तो वो पागल है या तो उसका मालिक उसके पीछे खड़ा है। तो सवाल ये है कि अब सार्डिनिया जैसा छोटा सा स्टेट ऑस्ट्रिया को धमकी दे रहा है, तो ऑस्ट्रिया को भी फील हो रहा है कि यार सार्डिनिया, इसकी इतनी औकात कि हमें ऑस्ट्रिया को धमकी देगा। तो फिर ऑस्ट्रिया ने जब पता किया तो पता चला नेपोलियन बैक कर रहा है कैबूर को। तो कहीं ना कहीं एक जो हमारे देश में जो एक चीज जो एक बड़े लेवल पर सुधार होनी चाहिए वो ये है कि आप किसी भी बात को सुने, किसी बात को, तो उस पर R&D जरूर करें, या तो सुनी हुई बातों को ना माने। 25% लोग इस देश में 60% लोगों को मैनिपुलेट करते, बहकाते हैं। वो 10% समझदार अगर किसी भी तरफ से बोल देते हैं, वो दोनों तरफ से गाली खाते हैं। आप किसी भी चीज की जब तैयारी करें तो फाउंडेशन को मजबूत बनाएं, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी। पहले तो ये जान लें कल्चर क्या है, कल्चर को क्यों पढ़ना है। अब हिंदी में वर्ड है संस्कार, जो परिवार से रिलेटेड है। किसी भी परिवार की स्थिति वहां के उसके लोगों के संस्कारों से पता चलती है। जैसे संस्कार का संबंध फैमिली से है, परिवार से है, ऐसे संस्कृति का संबंध राष्ट्र से है। कल्चर इज रिलेटेड टू नेशन, और कल्चर जितना महान होगा वो कंट्री उतनी ही महान होगी। तो जैसे संस्कृति जुड़ी हुई है परिवार से, मतलब एटिकेट इज रिलेटेड टू फैमिली, ऐसे ही संस्कृत, जैसे संस्कार जुड़ा हुआ है परिवार से, एटिकेट इज रिलेटेड टू फैमिली, ऐसे ही संस्कृति और कल्चर जुड़ी हुई है नेशन से। अब क्या क्या चीजें आती हैं कल्चर में, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात। कल्चर में आती है आर्किटेक्चर। हाँ, मैं बता रहा था कि 2 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी बेस बनाने के लिए, मैं आता हूं उस पर, कौन सी 2 चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज जो कल्चर में आती है वो है आर्किटेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट। सब पता चलेगा आपको कि राम मंदिर और ये सब सारी कहानी आपको पता चलेगी, समझ में आएगी। और समझ में जब आपको चीजें आने लगेंगी तो फिर दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका IAS बनना जरूरी है, मंत्री बनना जरूरी है, आपको सिविल लाइंस में रहना जरूरी है। जब भी समझ में आने लगेगा और आम आदमी के साथ रहोगे तब आप बहुत परेशान हो जाओगे। उसकी सोच ही अजीब गजब है। ये जो 2 डिवीजन है ना, एरिस्टोक्रेसी और कॉमन पीपल, ये कयामत तक चलेगा सर। कोई नहीं डाल सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बदल सकता। उसकी वजह यह है कि इन दोनों का जो डिवीजन है उसका जो मेन बेसिस है वो है अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन नहीं। एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग पर काम करती है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने पर काम करता हो। करते हैं, वैसे कहने के लिए करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं बड़े सारे लोग, और क्या कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, फिर पर्सनालिटी बूस्टअप प्रोग्राम्स हैं, फिर अच्छी इंग्लिश कैसे बोले उसके प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल क्लासेस हैं। हमारे पास हैं 10-12 लोग, कर दो इनको मोटिवेट। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है। राजा हमेशा उत्साहित है। राजा का मतलब ये जो हमेशा उत्साहित है वो राजा है। कृष्ण किसके पास जाएंगे मोटिवेशन लेने के लिए? पूरी दुनिया उनके पास आ रही मोटिवेशन लेने के लिए, वो किसके पास जाएंगे? हाँ, जहां मजदूर है, वर्कआउट कराना है उनसे, बड़े पैमाने पे काम कराना है, ये सब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आउटकम है, मोटिवेशन वगैरह। काम करते करते मजदूर थक गया है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, तो एक सेमिनार करा दिया और उसमें 2-4-5 ट्रिक्स बता दी कि ऐसे करो वैसे करो, और सुबह उठकर एक बार ऐसे आसमान देखो। वो सब उनके लिए, उनको बहलाने के लिए, उनकी जिंदगी चलाने के लिए। राजा सेल्फ मोटिवेटेड है। एरिस्टोक्रेसी ये कयामत तक चलेगी। ये 2 डिवीजन कयामत तक चलेगा, कोई नहीं काट पाएगा, कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी आपको समझदारी होगी तब आपके लिए, और आप IAS बन जाएंगे।
तो फिर आप शहर में रहेंगे, शहर में सिविल लाइंस में रहेंगे, आम आदमी से आपका कट ऑफ हो जाएगा, आम आदमी से आपका जो वो है वो कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए जब आप तैयारी करते हो और तैयारी करते वक्त आप जब बहुत कुछ बातें समझने लगते हो और फिर आप उसी तरह का व्यवहार करते हो जैसे आप एक स्टूडेंट के रूप में करते थे, तो आप बहुत परेशान होते हो। अब एक आईएएस एस्पिरेंट जो है उसकी अच्छी इकोनॉमी हो जाती है, पॉलिटी हो जाती है, हिस्ट्री हो जाती है, ज्योग्राफी हो जाती है, तो जब वो बाहर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करता है तो वो वही लोग हैं हर हर महादेव और नारे तदबीर वाले, वो दोनों तुमको गाली देंगे और तुम उनको कुछ देने के बजाय फ्रस्ट्रेट होकर लौट आओगे। इसलिए कि हर तैयारी करने वाले प्रतिस्पर्धी को, स्टूडेंट नहीं, कॉम्पिटिटर को समाज से अलग होकर रहना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है। जितने लोग बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं इंक्लूडिंग आईएएस, उनको समाज से अलग होकर रहना चाहिए। लेकिन अब ऐसा संभव ही नहीं है कि एकदम से अलग हो जाए। तो आप बैठिए, जहां 10 लोग बैठे वहां आप बैठिए, उनके मतों को सुनिए। अगर वो आपसे कहेंगे भैया आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बोले बहुत अच्छा, वो बहुत बढ़िया, ऐसा तो हमने सोचा ही। आप कल बोलिएगा जब आप कलेक्टर बन जाए, एसएसपी प्रयागराज, अब बोलिए। अब कोई बोलेगा ही नहीं आपके सामने, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग बहस नहीं करते, झगड़ा करते हैं। यहां बहस का मतलब है, यहां बहस का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता, यहां बहस का मतलब होता है सामने वाले को नीचा दिखाना। इसलिए बचा करिए, जब भी आप बड़ी बड़ी तैयारियां करें इन चीजों से बचा करिए, तब तक जब तक आप अपने मिशन में सफल नहीं हो। उसके बाद सरकार खुद ही आपको एक अलग शाही इलाके में रखेगी। फिर आप जो भी करिए, सोशल रिफॉर्म करिए, एजुकेशन प्रमोट करिए।